गाइस वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले वीज़न आइज के करंट अफेयर्स जो कि हमारी जुलाई मंथ की चल रही है। तो इंटरनेशनल रिलेशंस हमारी एक लेसन आ चुकी है जिसमें कि मैं पूरी डिटेल में डिस्कस की थी इंडिया, इजराइल, यूएई एंड यूएसए। तो I2 U2 जिसकी कि आपने देखा कि GS2 पेपर इस बार जो यूपीएससी मेंस की हुई है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया इस टॉपिक से, तो इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस किए थे। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं जो कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है और कुछ यहाँ पे शॉर्ट्स न्यूज़ इन शॉर्ट्स है, तो इसे भी हम लोग आज कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हम लोग टॉपिक के साथ जो कि CPEC है। तो देख लेते हैं ये न्यूज़ में क्यों है, और अगर आप लोग को इस टॉपिक के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है तो अभी आप लोग को सब बातें यहाँ पे पता चल जाएगा। तो वाई न्यूज़ यहाँ पे पूछा जा रहा है। सो चाइना एंड पाकिस्तान, तो इनके द्वारा डिसाइड किया गया है कि जो इंटरेस्टेड थर्ड पार्टी है अगर वो इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, तो उनके लिए यहाँ पे अब ओपन किया गया है ये डोर और इनवाइट किया जा रहा है कि जो भी यहाँ पे CPEC प्रोजेक्ट को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे चाइना और पाकिस्तान जो है ये प्लान कर रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट को अब अफ़गानिस्तान तक एक्सपेंड किया जाएगा। तो इसलिए अफ़गानिस्तान तक एक्सपेंड करने के लिए इन लोग को और भी थर्ड पार्टी की यहाँ पे ज़रूरत पड़ गई, तो इसलिए इस तरीके से इन्होंने इन्वाइट किया है। तो एक अच्छी आप लोग देख सकते हो कि अब ये प्रोजेक्ट भी धीरे धीरे जो है अब ये बड़ा हो जाएगा, यानी कि ये भी एक ग्रुपेज में यहाँ पे भी चलेगी। CPEC प्रोजेक्ट के बारे में देख लेते हैं कि ये है क्या। तो CPEC आप देखो कि ये 3000 किलोमीटर लॉन्ग रूट है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है ये, ठीक है। 3000 किलोमीटर लॉन्ग रूट ये बनाया जाएगा। तो कहाँ से कहाँ कनेक्ट होगा, तो सबसे पहले जो पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट है बालूचिस्तान वाले एरिया में, वहाँ से कनेक्ट होगा चाइना का नॉर्थ वेस्टर्न जो जिंगजियांग रीजन है वहाँ से। तो समझो कि चाइना का जो जिंगजियांग रीजन है वहाँ से ग्वादर पोर्ट जो पाकिस्तान में है वहाँ तक इसको कनेक्ट किया जाएगा। तो अभी ये है कि इस प्रोजेक्ट में थर्ड पार्टी को भी एंट्री करने के लिए कहा जा रहा है जिससे कि ये जो प्रोजेक्ट है ये अफ़गानिस्तान तक एक्सपेंड हो सके। अब ये जो CPEC है ना, ये अलग से कोई प्रोजेक्ट नहीं है। हालांकि चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो इसी का पार्ट है, और जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इसको 2013 में ही लॉन्च किया गया था। इसका एम है कि साउथ ईस्ट एशिया को लिंक करना, साथ ही जो सेंट्रल एशिया है उसको लिंक करना, गल्फ़ रीजन को, अफ्रीका को, यूरोप को, इन सब को लैंड और जो सी रूट है ना उन सब से इसको लिंक करना है। इससे क्या हो पाएगा चाइना के लिए कि वो यहाँ पे मिडिल ईस्ट और जो अफ्रीका है यानी कि ग्वादर पोर्ट है उससे एक्सेस मिल पाएगा चाइना को, ठीक है। तो चाइना के द्वारा जो ग्वादर पोर्ट बनाया जा रहा है पाकिस्तान वाले रीजन में, तो वो अच्छा खासा एक्सेस मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पे चाइना को एक्सेस मिलेगा इंडियन ओशन का, और साथ ही इन रिटर्न आप देखो कि चाइना जो है वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी पाकिस्तान में सपोर्ट कर रहा है, जिससे कि जो आगे आने वाले एनर्जी क्राइसिस की जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है, अगर वेस्टर्न एशिया में आप देखो कि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उससे जो है एनर्जी यानी कि वो क्रूड ऑयल का भंडार है और वहाँ से जो है एनर्जी सप्लाई में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये जो क्राइसिस होती है एनर्जी क्राइसिस का, उसका भी एक ऑल्टरनेटिव है। और साथ ही यहाँ पे आप देखो कि एक इकॉनमी भी यहाँ पे स्टेबलाइज करने के लिए भी यहाँ पे देखा जा रहा है। जैसे आप देखो ये बताया जा रहा है कि CPEC कहाँ कहाँ है, तो ये चाइना का यहाँ पे आप देखो काशगर है, ये इस तरीके से होते हुए ये हमारा भारत है, और यहाँ पे आप देखो कि इस तरीके से होते हुए यहाँ और ये ग्वादर पोर्ट है अरेबियन सी में। हमें मेन प्रॉब्लम क्या है कि आप समझो कि हम लोग इसको हमेशा ऑब्जेक्ट करते हैं, हमेशा हम लोग इसको इग्नोर करते हैं, और हमारी लड़ाई इस प्रोजेक्ट से हमेशा होती है क्योंकि ये हमारा जो है जम्मू एंड कश्मीर वाला, लद्दाख वाला एरिया, जम्मू एंड लद्दाख वाला। अब ये आप देख सकते हो कि ये POK वाला एरिया आता है, पाक ऑक्यूपाइड वाला एरिया, तो इससे ये पास होकर जाना है क्योंकि चाइना कहता है कि वो क्लेम करता है कि पाकिस्तान का ये एरिया है, ठीक है। पाकिस्तान क्लेम करता है कि पाक ऑक्यूपाइड एरिया जो है पाकिस्तान का है, लेकिन है तो बेसिकली वो हमारा ही। आज के डेट में आप जानते हो कि जम्मू एंड कश्मीर जो पहले स्टेट था वो अब यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट हो गया है जम्मू और लद्दाख में, तो इसलिए ये हमारे देश से होकर पास हो रहा है जो कि हमारी सॉवरेनिटी को हर्ट कर रहा है। सो दैट्स वाई हम लोग इस प्रोजेक्ट को कभी भी सपोर्ट नहीं करते हैं। तो हमारी ऑब्जेक्शन और एप्रीहेंशन का सबसे पहला रीज़न यही है। सबसे पहली बात है कि हमारी जो सॉवरेनिटी है और जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसको ये वायलेट कर रहा है, और साथ ही साथ आप देखो कि परसेप्शंस जो चाइना का है कि वो स्ट्रैटेजिकली इंसर्किल करना चाह रहा है पूरा इंडिया को, ठीक है। इंडिया के नीचे आप देखो कि चारों ओर इंडियन ओशन है, तो इंडियन ओशन में भी इसको पूरा ध्यान रखना है, वेस्ट एशिया में भी कंट्रोल करना है, पाकिस्तान में भी ग्वादर पोर्ट खोल रखा है इन्होंने, जिससे कि वो वाले एरिया भी इन्होंने चॉक कर दिया। साथ ही इधर आओगे तो साउथ ईस्ट में भी इनका जो है पूरा दबदबा है। तो इस तरीके से क्या है कि इंडिया को पूरा घेरना चाह रहा है, चाइना का ये मुद्दा है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो एप्रीहेंशन क्या है कि ट्रांसपेरेंसी और फिनेंशियल वायबिलिटी की कमी भी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे क्या है ना कि इनएबिलिटी है कि लोन रीपे कर सके। देखिए चाइना का मेन क्या होता है ना कि वो एक चाइना कार्ड खेलता है, डेट ट्रैप में जो है बहुत सारे कंट्रीज़ को अपने अधीन फंसा लेता है। जैसे कि आप देखो कि अभी लेटेस्ट जो है वो श्रीलंका है, तो श्रीलंका का क्या हुआ कि श्रीलंका को इतना ज़्यादा लोन कर्ज दे दिया गया
कि एकदम से कर्ज में फंसा दिया गया। ठीक है, उसके बाद चाइना क्या है कि श्रीलंका को क्या हुआ कि अपना हम्बनटोटा पोर्ट जो है वो लीज पे चाइना को देना पड़ा। तो चाइना क्या करता है कि इतना ज़्यादा लोन दे देगा ना कि वो कर्ज पे डूब जाता है वो कंट्री। तो एक डेट ट्रैप जो है वो चाइना खेलता है, ठीक है, अपने कर्ज में फंसा लेना। और इस तरीके से श्रीलंका का जो पोर्ट है उसको भी अपना हथिया लिया है चाइना। तो इट मीन्स कि नीचे से भी आप देखो सदर्न पॉइंट से भी जो है इंडिया को वो कैप्चर कर रहा है। पॉसिबल सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस है, यानी कि जो पार्ट है रोड का वो इस प्रोजेक्ट के अंदर जो बनाया जा रहा है ना, ये एक ट्रांजिट पॉइंट होगा इस्लामिक इंसर्जेंट का। जैसे कि आप देखो कि ईस्ट तुर्कमेनिस्तान जो इस्लामिक मूवमेंट है, आप सेंट्रल एशिया में ये देखोगे, तो इस रूट से होते हुए ऐसा है कि ये भी हो सकता है कि टेररिज्म एक्टिविटी भी बढ़ सकते हैं हमारे देश में। तो ये भी एक अलग ही प्रॉब्लम है। हमारा इंडिया का ओवरऑल अप्रोच, अगर हम लोग चाइना का बेल्ट रोड इनिशिएटिव को अगर देखें तो आज तक हमने इसको सपोर्ट नहीं किया है, जो चाइना का बेल्ट रोड इनिशिएटिव है। तो एक्टिव कॉपरेशन अगर हम लोग अदर इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ देखें तो इकोनॉमिक बेनिफिट होता है, जैसे कि रीजनल कनेक्टिविटी हो गया, या फिर मेंटेन करना कि स्ट्रैटेजिक डोमेन जो है वो जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो कि एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर है, इंडिया एंड जापान है, जो कि एक तरीके से यहाँ पे एक ऑल्टरनेटिव बेस्ट जो BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इसके बेस्ट जो ऑल्टरनेटिव है वो ये यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसलिए क्या होता है कि हम लोग जो है इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन नहीं कर रहे, लेकिन इसके अलावा जो और भी इंटरनेशनल इस तरीके का पार्टनर्स है उनके साथ हम लोग मिलकर इस पे काम कर रहे हैं। चाइना की जो मिलिट्री राइज हो रही है, जिस तरीके से वो अपनी मिलिट्री बेस बनाते जा रहे हैं, उसको हम लोग काउंटर करने का कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे द्वारा क्या किया गया है कि एक क्वाड ग्रुप बनाया गया है। क्वाड में कौन कौन है? तो US है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। तो हम लोग क्वाड ग्रुप बनाए हैं, हम लोग चारों देश मिलके, जस्ट टू काउंटर द चाइना, क्योंकि मिलिट्री बेस वो बढ़ा रहा है। हर जगह वो अपना मिलिट्री बेस ओपन करने लगेगा तो पता चलेगा कि वो हर किसी पे नज़र रख रहा है और फिर हम लोग जो है अंडर में आ जाएंगे। तो इसलिए हम लोग जो है अपने आप को अपनी सॉवरेनिटी और अपनी जो इंडिपेंडेंसी है इन सबको बचाने के लिए हम लोग ऐसा काम कर रहे हैं। साथ ही रीजनल और सब रीजनल कॉपरेशन भी है, जैसे कि आप देखो कि एक रीजनल ग्रुप भी है जो कि BBIN है, यानी कि बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल है। और साथ ही साथ हम लोग जो नेबरहुड का फर्स्ट पॉलिसी है, जैसे कि सागर इनिशिएटिव हो गया, प्रोजेक्ट मौसम हो गया, तो इन सबको भी हम लोग काफ़ी सपोर्ट करते हैं। साथ ही इससे आप देखो कि हम लोग को फर्दर जो है स्ट्रैटेजिक एस्पिरेशंस जो है वो भी हम लोग को यहाँ पे चाहिए। साथ ही हम लोग जो है जिस तरीके से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का इन्फ्लुएंस बढ़ते जा रहा है उसको टैकल करने के लिए हम लोग और भी जगह जो है इस तरीके से कॉपरेशन बढ़ाते जा रहे हैं। कंक्लूजन में यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो एक फर्म बिलीफ है, यानी कि हम लोग जो ऐसे भी है कि कनेक्टिविटी इनिशिएटिव पे काफ़ी ज़्यादा बिलीव करते हैं। आप लोग हमारे ही देश में देख लो कितनी कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ये सारी चीज़ें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सबके द्वारा चलाई जाती है। तो कनेक्टिविटी इनिशिएटिव में तो हम लोग ऐसे ही बिलीव करते हैं। बट ये आप देखो कि यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनल नॉर्म्स है, तो इनके ऊपर जो है हम लोग ऐसे भी जितनी भी बेस्ट यहाँ पे इनिशिएटिव है तो उसको हम लोग ऐसे भी बिलीव करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या है कि एक प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए हर एक कंट्री के लिए। यहाँ पे सिद्धांत है कि ओपननेस, ट्रांसपेरेंसी और फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो ये फंडा है, ये प्रिंसिपल है, ये सबको यहाँ पे फॉलो करना चाहिए। और ये इस तरीके से, इस मैनर में ये परस्यू करना चाहिए जिससे कि जो सॉवरेनिटी, इक्वालिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है अदर नेशंस की, उसको हम लोग रिस्पेक्ट कर सकें। तो ये एक बहुत अच्छी यहाँ पे आप देखो एक बैलेंस्ड और ऑप्टिमिस्टिक यहाँ पे कंक्लूजन है, जो कि इस तरीके का जो इंटरनेशनल रिलेशन का क्वेश्चन आता है जो कि काफ़ी डिस्प्यूटेड होता है, तो उसको आपको बहुत सेफ साइड में बच के यहाँ पे आंसर देना होता है। अब समझते हैं कि हमारी जो इंस्टेंस है BRI प्रोजेक्ट के ऊपर, वो चाइना को लेकर जो भी मैटर है तो वो क्यों है। आप देखो कि हमारा जो चाइना है ना, हमारा चाइना नहीं है, वो जो चाइना है वो हमारा इमीडिएट नेबर है और इम्पॉर्टेंट प्लेयर है इस रीजन में। तो इसलिए आप देखो कि चाइनीज़ जो नेबरहुड पॉलिसी है वो काफ़ी रेलिवेंट रखती है हमारे लिए। साथ ही आप देखो BRI लेजिटिमेसी को स्ट्रेंथन करना भी एक यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि यूनिलैटरल प्रपोज्ड के अलावा भी आप देखो कि जो BRI है ये बायलैटरल और मल्टीलैटरल परस्यूड होना चाहिए या फिर होगा भी। तो इंडिया, अगर हम लोग अपनी डिसीजन देखें, डिस्कशंस देखें, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो BRI की लेजिटिमेसी है उसको मेंटेन या सपोर्ट कर सके। ठीक है, इफेक्टिव अचीवमेंट, यानी कि आज तक देखें तो BRI की जो पॉलिसी ऑब्जेक्टिव है उसका कितना अचीवमेंट हुआ है। तो जो 5 प्रायोरिटी एरिया है BRI का, जैसे कि पॉलिसी कोऑर्डिनेट करना, कनेक्टिविटी यहाँ पे फैसिलिटेट करना, या फिर ट्रेड हो गया, फिनेंशियल इंटीग्रेशन हो गया, पीपल टू पीपल बॉन्ड हो गया, तो ये सारी कुछ बेटर तरीके से हम लोग अचीव कर सकते हैं, वो भी इंडियन कॉपरेशन के साथ बहुत सारे लेवल पे। ठीक है, ग्लोबल पीस की अगर हम लोग बात करें तो कोई एक्टिव अगर इंडियन इंगेजमेंट है तो वो सस्टेनेबल रिलेशनशिप प्रमोट करेंगे, जिससे कि क्या होगा कि एक हम लोग इंटरनेशनल पीस और प्रॉस्पेरिटी को भी यहाँ पे हम लोग प्रमोट कर सकते हैं।
तो आप देखो कि अगर दो देश के बीच में भी अगर शांति है तो ग्लोबल पीस इसको हम लोग कह सकते हैं। नहीं तो आप देखो रशिया यूक्रेन लड़ते रहता है, यूएस जो है ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा रहे हैं, तो अगर दो कंट्री भी अगर लड़ते हैं ना तो पूरा ग्लोबल पीस यहाँ पे भंग हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे ग्लोबल पीस को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही इंडियन मार्केट अगर देखें तो ये फर्टाइल ग्राउंड है चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट के लिए। आपको पता है कि चाइना अपनी जितनी भी सस्ते मटेरियल होते हैं वो सब आकर हमारे इंडिया में डंप करके चल जाते हैं। तो दैट्स वाई हम लोग को यहाँ पे लगाना होता है एंटी डंपिंग ड्यूटी, कि आप लोग जो अपनी प्रोडक्ट है जो कि सस्ते दामों पे हमारे यहाँ जो है अगर इसको डंप करोगे तो हम लोग इस पर इतना ड्यूटी लगा देंगे कि वो लोकल मार्केट से भी महंगे में बिकेंगे। तो इसलिए हम लोग इस तरीके की ड्यूटी लगाते हैं। तो अब आपको बताना कि एंटी डंपिंग ड्यूटी को लाया कब गया था और इसकी मतलब कि अगर आप लोग मीनिंग समझ गए हो तो इसको डिस्क्राइब करो कमेंट बॉक्स पे। ओके, तो ये बातें हो गई। अब ये भी हम लोग मैप भी देख लिए। सो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट सीपैक, यानी कि हम लोग यहाँ पे अभी क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी को भी ओपन यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए प्रपोजल ओपन किया गया। सो एक विन विन सिचुएशन है यहाँ पे सीपैक प्रोजेक्ट के लिए। और सीपैक प्रोजेक्ट क्या है, बेसिकली हम लोग देखें मैप स्टडी भी हो गया हमारा, और हम लोग क्यों यहाँ पे ऑब्जेक्ट करते हैं इसकी भी रीज़न हम लोग देखें। हमारा ओवरऑल अप्रोच क्या है, तो एक्टिव कॉपरेशन से अदर यहाँ पे इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ चाइना की मिलिट्री राइज को काउंटर करते हैं, और रीजनल और सब रीजनल कॉपरेशन भी है। तो अगर आप लोग देखो कि यहाँ पे और भी यहाँ पे कॉपरेशन है जिसको कि हम लोग यहाँ पे साथ देकर आगे बढ़ सकते हैं। हमें BRI की एज सच जो है इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंस हमारे लिए वो नहीं है, ठीक है, हमारे पास ऑल्टरनेटिव है। अब आते हैं न्यूज़ इन शॉर्ट्स में। तो सबसे पहले आप देखो कि जो फॉर्मर जापान प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे थे उनको यहाँ पे असैसिनेट कर दिया गया, जो कि बहुत ही बुरी खबर है ये। तो शिंजो आबे की बात करें तो ये जापान के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग PM रहे हैं, जो कि मोर एसेसिटिव यहाँ पे आप देख सकते हो कि पॉलिसीज़ उनका रहा है, बहुत ही लंबे समय तक ये रहे हैं। तो इनका जो है इनको मार दिया गया, जो कि बहुत ही बुरी यहाँ पे खबर थी। मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस आप देख सकते हो क्योंकि एक बहुत ही फेमस और बहुत ही जानकार ये पर्सनालिटी है, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इनको एबेनॉमिक्स कहा जाता था, इनके नाम पे एबे है तो एबेनॉमिक्स। और 2013 में इनका ये इन्होंने स्टार्ट किया था और 2 डिकेड तक चले, यानी कि जो डिफ्लेशन का 2 डिकेड था इनसे ये ओवरकम करके अपने कंट्री को बाहर लेकर आए। साथ ही फॉरेन पॉलिसी में देखें तो इनका जो फ्रीडम और प्रॉस्पेरिटी का जो फंडा है वो बहुत ही सही है। इंडो पैसिफिक वाले रीजन में भी आप देखो कि यहाँ पे बहुत ही बेटर तरीके से 2007 में अगर हम लोग देखें तो इनके द्वारा क्वाड का भी आइडिया रखा गया, जो कि आज के डेट में हम लोग फॉलो कर रहे हैं क्वाड कंट्रीज़। तो इनके द्वारा ही ये आइडिया रखा गया था कि फ्री फ्लो ऑफ पीपल्स होगा, गुड्स होगा, कैपिटल होगा, नॉलेज होगा, इस तरीके का हम लोग को ग्रुप बनाना है 4 देशों का। साथ ही डिफेंस के फील्ड में देखें तो आपको पता है कि जापानीज़ जो ट्रूप्स हैं वो इनके द्वारा अलाउ किया गया कि अब्रॉड में जाकर वो लड़ेंगे फॉर द फर्स्ट टाइम जब वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था। एज वेल एज जो बैन लगा है कि राइट टू डिफेंड अ फ्रेंडली कंट्री अंडर अटैक, तो इसके ऊपर जो यहाँ पे बैन लगा है इसको भी हटा लिया गया इनके द्वारा। सोशल अगर देखें तो वुमेनिक्स है, यानी कि यहाँ पे कंपनीज़ जो है जिसमें कि इनके द्वारा ये कहा गया कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी जो है ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन को यहाँ पे हायर करेंगे विद द हेल्प ऑफ सोशली स्पेशली टेलर्ड जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है, यानी कि प्रेफरेंशियल गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग है, जिनके द्वारा जो है कंपनीज़ को यहाँ पे कहा गया कि उन कंपनीज़ को रिवॉर्ड किया जाएगा जो कि ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन को हायर करेंगे। और गवर्नमेंट फंडेड डे केयर सेंटर्स भी यहाँ पे अगर वुमेन को हायर करेंगे तो उनको रिवॉर्ड भी इनके द्वारा दिया जाता था। तो वुमेन की पार्टिसिपेशंस जो बढ़ाने का एक बहुत अच्छा आइडिया था वो इनसे सीखा जा सकता था, ठीक है। इनकी कंट्रीब्यूशन अगर इंडिया जापान रिलेशनशिप में देखें तो स्पेशल स्ट्रैटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप रहा इंडिया जापान के बीच में पीस और सिक्योरिटी को लेकर। अगर एबे के यहाँ पे जब इनका सरकार था उसके तहत देखें तो जापान के द्वारा 10th ऑफ इंडिया की जो FDI है उसको बनाया गया विद सपोर्ट फॉर मेजर प्रोजेक्ट जैसे कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है। साथ ही इनके द्वारा सपोर्ट किया गया इंडिया की एंट्री जो कि 4 इंटरनेशनल एक्सपोर्ट कंट्रोल रीजन है, जैसे कि यहाँ पे न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप है, तो यहाँ पे जापान ने हमेशा हमें सपोर्ट किया। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है, यहाँ पे भी हम लोग आज की डेट में पार्टनर बन चुके हैं, तो यहाँ पे भी हमें सपोर्ट किया गया। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रीजन है, MTCR है, और साथ ही वेजनार यहाँ पे अरेंजमेंट है। तो इन सब में आप देखो कि हम लोग को जापान के द्वारा बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया गया, और आज के डेट में हम लोग इन 4 यहाँ पे इंटरनेशनल जो एक्सपोर्ट कंट्रोल रीजन है इसके मेंबर भी हैं। इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए अगर हम लोग देखें तो इंडियन गवर्नमेंट जो है उनके द्वारा प्रेस्टीजियस पद्म विभूषण भी इनको दिया गया था 2021 में। तो ये भी एक याद रखना है, करंट अफेयर्स का ये सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। अब आते हैं 1 कंट्री 2 सिस्टम। तो चाइना के द्वारा 25th एनिवर्सरी यहाँ पे हांगकांग रिटर्न का यहाँ पे मार्क किया गया और एम्फेसाइज़ किया गया जो बीजिंग का कंट्रोल है हांगकांग के ऊपर 1 कंट्री 2 सिस्टम के तहत।
तो बैकग्राउंड अगर हम लोग देखें 1 कंट्री 2 सिस्टम के तहत, तो ये ओरिजिनली प्रपोज था जिससे कि चाइना और ताइवान को हम लोग यूनिफाई कर सके, बट बाद में क्या हुआ कि ताइवान के द्वारा इसको रिजेक्ट किया गया। तो जो आइडिया है रीसरफेस करने का, जब चाइना जो है वो यहाँ पे ब्रिटेन और पोर्तुगल के साथ यहाँ पे बात करना स्टार्ट किए, जो कि यहाँ पे हांगकांग को गवर्न किए, तो इस तरीके से यहाँ पे 1 कंट्री 2 सिस्टम का यहाँ पे पार्ट निकल कर आया। अब इसको देखते हैं कि चाइना के द्वारा प्रपोज किया गया कि हांगकांग और मकाओ ये डिफरेंट इकोनॉमिक्स है, यहाँ पे डिफरेंट यहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम है जो कि मेनलैंड चाइना से ही निकल कर आता है, लेकिन फिर भी ये चाइना का ही पार्ट है। तो वन देख सकते हैं कि आप चाइना कितना ज़्यादा दबदबा शो करता है, अपना एक मोनोपोली शो करता है कंट्री के ऊपर भी, अपनी जो सॉवरेनिटी है वही शो करता है कि नहीं सब कोई मेरे ही अंडर कंट्रोल है। तो 1 कंट्री 2 सिस्टम है जिसमें कि 2 सिस्टम है, हांगकांग और मकाओ आता है, जिसको कहता है कि इसका अपना अलग अलग इकोनॉमिक्स है, अपनी अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम है, बट है तो चाइना का ही पार्ट। वो दोनों रीजन जो है ये स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है चाइना का, और इनका अपना खुद का करेंसी है, खुद की इकोनॉमिक है, खुद की लीगल सिस्टम है, फिर भी ये चाइना का पार्ट है, ठीक है। लेकिन इन दोनों देशों में जो डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स है वो चाइना के द्वारा ही यहाँ पे डिसाइड किया जाता है। तो जो 2 मेन मुद्दा है वो चाइना, 2 मेन जो यहाँ पे कहते हैं कि ताले की जो की होती है, लॉक की की होती है, वो चाइना के ही हाथ में है। साथ ही अगर हम लोग देखें हांगकांग जो है ये इसमें फ्रीडम ऑफ असेंबली है, स्पीच है, कुछ डेमोक्रेटिक राइट्स भी है जो कि यहाँ पे मेनलैंड चाइना में अवेलेबल नहीं है। तो ये सारी जो फ्रीडम्स है ये बेसिक लॉ के द्वारा यहाँ पे प्रोटेक्ट किया गया। एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें एक छोटा सा संविधान बनाया गया है जिसमें ये बताया गया है कि हांगकांग और चाइना के बीच में कैसा रिलेशन है, ठीक है। और बेसिक लॉ जो है ये 50 साल के लिए वैलिड है, यानी कि 2047 तक ये वैलिड रहेगा हांगकांग के लिए और 2049 तक वैलिड रहेगा मकाओ के लिए। बट ये अनक्लियर है कि व्हाट विल हैपन आफ्टर दिस टर्म, इस टर्म के बाद क्या होने वाला है। तो समझ गए कि जो यहाँ पे रिलेशन है हांगकांग और चाइना का, इसको कहाँ मेंशन किया गया, एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है जिसमें कि मेंशन किया गया, और इस कॉन्स्टिट्यूशन की वैलिडिटी 50 ईयर्स है, ठीक है। हांगकांग और मकाओ की बात कर लेते हैं तो ब्रिटिश जो है वो यहाँ पे कंट्रोल, ब्रिटिश के अंडर कंट्रोल था हांगकांग 1842 में आफ्टर द फर्स्ट ओपियम वॉर, और 1898 में ब्रिटेन और चाइना जो है उनके द्वारा यहाँ पे कन्वेंशन साइन किया गया जिसमें कि ब्रिटिश को अलाउ किया गया था कि वो आइलैंड का कंट्रोल ले। साथ ही मकाओ की अगर हम लोग बात करें तो ये भी रूल किया गया है पोर्तुगीज़ के द्वारा 1557 में। 1980s में अगर देखें तो चाइना के द्वारा एक टॉक इनिशिएट किया गया था दोनों कंट्रीज़ के साथ, ब्रिटेन और पोर्तुगल के साथ, कि दोनों टेरिटरीज़ को ट्रांसफ़र करने के लिए। हांगकांग के द्वारा आप देखो तो हांगकांग जो है ये चाइनीज़ कंट्रोल को रिटर्न कर दिए थे 1997 में, ठीक है। और फिर मकाओ की जो सॉवरेनिटी है वो ट्रांसफ़र कर दिया गया था 1999 में, ठीक है। यूक्रेन और रशिया का जो डील है टू रिज्यूम यहाँ पे ग्रेन एक्सपोर्ट, तो चलिए देख लेते हैं। रिसेंटली रशिया और यूक्रेन है जिनके द्वारा ये कहा गया कि चलो ठीक है भाई एक साथ आओ और फिर से हम लोग एक्सपोर्ट जो है वो ब्लैक सी पोर्ट से यहाँ पे स्टार्ट कर। तो यूनाइटेड नेशन और टर्की के द्वारा इस डील को नेगोशिएट किया गया। टर्की यहाँ पे न्यू नेम है टर्की का, और इस डील से आप देखो कि सेफ पैसेज हो पाएगा शिप्स का, ठीक है। तो ये प्रोविज़न है। इस डील का महत्व क्या है, तो यहाँ पे आप देखो कि जो ग्लोबल फूड इनसिक्योरिटी है वो यहाँ पे ईज़ हो पाएगा। इससे यूक्रेन को काफ़ी ज़्यादा मदद मिल पाएगा कि वो अब अपनी 22 मिलियन टन्स ऑफ जो ग्रेन है उसको एक्सपोर्ट कर सके, और जो एसेंशियल गुड्स है जैसे कि सनफ्लावर ऑयल है और ये इसको एक्सपोर्ट कर पाएंगे, जो कि ब्लैक सी पोर्ट्स में स्टक रहता था क्योंकि रशिया का इन्वेजन था और रशिया यूक्रेन का जो वॉर चल रहा था। तो अब यहाँ पे इस डील से क्या हो गया कि यूक्रेन को यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है। साथ ही रशिया का भी एक्सपोर्ट हो पाएगा जो फर्टिलाइज़र का है। तो रशिया में आप देखो कि 13% जो वर्ल्ड का आउटपुट है फर्टिलाइज़र का वो यहाँ पे रशिया से ही एक्सपोर्ट होता है। तो दोनों कंट्री के लिए फ़ायदा ही है। साथ ही अगर रशिया और यूक्रेन का अगर हम लोग देखें फॉर ग्लोबल फूड सिक्योरिटी के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, तो दोनों कंट्री में आप देखो मोर देन क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड का जो वीट सप्लाई है वो होता है। वीट सप्लाई आप देखो रशिया से 20% है, वहीं यूक्रेन से 8% है। यूक्रेन वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है कॉर्न का, जो कि 16% है पूरे ग्लोबल का, ठीक है। और यूक्रेन की आप देखो वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है किसका, तो सनफ्लावर ऑयल का। तो इसको याद रखना है, ये फैक्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ब्लैक सी पोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो देखो ब्लैक सी है यहाँ, और यहाँ पे चारों ओर पोर्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये रशिया है, और इस रशिया ने यहाँ पे बहुत सारे जो पोर्ट है जैसे कि ओडेसा है, कर्च स्ट्रेट है, यहाँ पे ये सारे पोर्ट को इन्होंने बैन यहाँ पे रोक रखा था कि यहाँ पे रशिया का कोई भी सामान एक्सपोर्ट नहीं होगा। तो अब ये ओपन हो चुका है। सैंक्शंस फेवर फॉर S-400 मिसाइल सिस्टम, तो यहाँ पे देखो कि जो सैंक्शन लगाया गया था वो हटा दिया गया है और इंडिया को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है इकोनॉमिक सेक्शन से, जो कि कार्डसा के तहत था, यूएस के द्वारा लगाया गया था। तो यूएस जो है इंडिया को एज इंपॉर्टेंट अलाई देखता है फाइट अगेंस्ट चाइना, यानी कि चाइना के अगेंस्ट लड़ने के लिए इंडिया जो है वो बहुत ही अच्छा यहाँ पे मददगार साबित होगा, तो इसलिए ये हटा दिया गया है। कार्डसा एक ऐसा कानून है जो कि यूएस में 2017 में आया
और इसका मतलब है कि उन सारे कंट्री को पनिश करना जो कि यहाँ पे रशिया, नॉर्थ कोरिया और ईरान के साथ अपनी रिलेशन, अगर इंडिया यूएस के साथ रिलेशन हो और वो कंट्री अगर अपनी रिलेशन रशिया, नॉर्थ कोरिया और ईरान के साथ अपनी रिलेशन रखते हैं तो फिर उनमें इकोनॉमिक सैंक्शन लगाया जाएगा। ठीक है। S-400 मिसाइल लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है जो कि हम लोग यहाँ पे रशिया से परचेज़ कर रहे हैं। 2022 सप्लाई चेन मिनिस्ट्रियल फोरम है, तो इंडिया के द्वारा रिसेंटली अडॉप्ट किया गया यूएस की जॉइंट स्टेटमेंट जो कि 2022 का सप्लाई चेन मिनिस्ट्रियल फोरम है और ग्लोबल सप्लाई चेन के कॉपरेशन के साथ। इसमें 18 इकॉनमीज़ है जिसमें कि इंडिया, यूएस और यूरोपियन यूनियन भी है। साथ ही अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ ग्लोबल प्रिंसिपल है जैसे कि ट्रांसपेरेंसी है, डाइवर्सिफिकेशन, सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी है। ग्लोबल सप्लाई चेन की बात करें तो चाइना के द्वारा ही डोमिनेट किया जा रहा है। मेजर्स यहाँ पे लिया गया जिसका एम है कि जो डिपेंडेंसी है 17 पार्टनर्स का सप्लाई चेन, जो यहाँ पे चाइनीज़ सप्लाई चेन है उसको रिड्यूस करना है। इससे क्या यहाँ पे फ़ायदा होगा, तो फ़ायदा यही है कि रिस्क रिडक्शन कम होगा, मोर सिग्निफिकेंट ऑपरेशन है, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो पाएगा। ठीक है। लास्ट यहाँ पे एशिया एनर्जी ट्रांजिशन इनिशिएटिव है, तो जापान के द्वारा ये प्लान किया जा रहा है कि इंडिया को अगेन सपोर्ट करना कि हमारा जो प्लान है कि क्लीन एनर्जी में ट्रांजिशंस करना है जिससे कि हम लोग सस्टेनेबल ग्रोथ कर सके और कार्बन न्यूट्रलिटी जो है वो लेकर आ सके। इट मीन्स कि कार्बन इमिशंस हम लोग कम कर सके। और यहाँ पे $10 बिलियन तक का फाइनेंस जो है वो यहाँ पे इंक्लूड है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, एनर्जी एफिशिएंसी के लिए और LNG यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस प्रोजेक्ट के लिए। ओके, सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस। कल हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे इकोनॉमी के साथ और फर्स्ट टॉपिक हमारी ऑलरेडी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि 5 साल हो चुके हैं GST टैक्स का, तो इसके साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। डेली बेसिस पे इसी तरीके से अगर विजन है इसकी मैगजीन आप लोग को कंप्लीट करनी है तो आप लोग सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो। मिलती हूँ कल इसी टाइम पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।